स्वागत करती हूँ मैं मेरे चैनल पे। मैं अपने चैनल पे अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन खुद एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो हर बार की तरह वापस आए, वेलकम बैक गाइज, आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे प्यारी सी वो टीम जिन्होंने मुझे हमेशा कमेंट करके इनकरेज किया है, उनको थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट बनाए रखने के लिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने विंग को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके कारण विंग ना चाहते हुए भी सर्कमस्टेंसेस के थ्रू ब्रॉथल में पहुंच गया था। अब आगे उस ब्रॉथल में इस समय हबड़ा तबड़ी मची हुई है। चारों तरफ इधर से उधर लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग लड़ रहे हैं। वहीं कुछ ओमेगास तो इस मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। विंग भी उनमें से एक है। वो वहाँ से वह एक तरह से न्यू सैन के साथ बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी वांग जिंगयाओ उसके सामने आ जाती है, यानी न्यू सैन के, और चीखते बोलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। कौन हो तुम जिसके कारण ये वॉर स्टार्ट हुई है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कह के वो विंग की मतलब उस तरह से अटैक करने की कोशिश करती है नी हुसैन को, जिसे विंग सेव करने के लिए आगे आ जाता है और बोलता है, गलती इसकी नहीं तुम्हारी है। कमज़ोर लोगों को इस तरीके से तुम खरीदती हो तो तुम कभी ना कभी तुम्हारे साथ ये होना था। तुम्हें क्या लगा हर बार तुम ऐसे ही कमज़ोर और मासूम ओमेगास के साथ करोगी और तुम्हें माफ़ मिल जाएगी? आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रहा है। ये बोलने के बाद विंग जिंगयाओ से नी हुसैन को सेव करने की कोशिश करता है, जिससे जिंगयाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक तरीके पास में पड़े हुए एक आग वाली हथियार से विंग की तरफ अटैक करने की कोशिश करती है। वो 2 बार ऐसा करती है लेकिन दोनों बार विंग बच जाता है। तीसरी बार जब वो ऐसा करती है तो विंग को सेव करते हुए और इन दोनों के साथ उससे लड़ने के लिए इस बार मो शुआनू भी आ जाता है। मो शुआनू को इस तरीके से खुद के मतलब एक तरीके से खुद की जान की फिक्र ना करते हुए देख के विंग के लिए लड़ते हुए देखकर अब जिंगयाओ को गुस्सा आता है। बोलते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो इतने साल से यहाँ पे हो ना, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है जिस बात पे। अब मो शुआनू बोलता है, इतने साल से यहाँ पे हूँ तभी तो साथ दे रहा हूँ। तुमने मुझ जैसे एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे पढ़ा सकती थी, मुझे कुछ कर बना सकती थी, लेकिन तुमने तो हम जैसे कितने बच्चों के साथ ये सब किया है। तुम्हारे ब्रोथल को तो आज ख़त्म हो जाना ही चाहिए। और ये बोलने के बाद मो शुआनू गुस्से में चारों तरफ एक तरह से आग लगाने लगता है, जिससे जिंगयाओ चीख के बोलते, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे ब्रोथल में आग लगा रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कह के वो मो शुआनू पे अटैक करने की कोशिश करती है। वही मो शुआनू मौके का फ़ायदा उठा के उसकी कमर पे लगी हुई वो की, जिससे वो लोगों के पैरों में जो चेन बांधी के लॉक रखती है उसे निकाल लेता है और ज़ोर से विंग की तरफ फेंकता है और बोलता है कि तुरंत अपने आप को लॉक करो और इस पर्सन को लेके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब इस ब्रॉथल में कुछ बचेगा नहीं। वो इस ब्रॉथल को आज ख़त्म करके ही दम लेगा। आज मौका है और उसे चांस मिला है, तो वो इस जिंगयाओ और इस ब्रॉथल को ख़त्म कर देना चाहता है। विंग तो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन विंग की हालत जो अभी काफ़ी वीक लग रही है, उसका दिख रहा है कि उसने कई दिनों से खाया नहीं, उसकी शरीर बहुत कमज़ोर सा लग रहा है। नी हुसैन समझ रहा है नी हुसैन के पास भी अपनी तलवार नहीं है, इसलिए वो भी ज़्यादा वॉर नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो एकदम से उस चाबी को उठा के विंग के पैरों को अनलॉक करके उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाने लगता है। नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे उसके पास जाना है, उसे बचाना है, ये कह रहा है। लेकिन नी हुसैन उस ब्रॉथल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सचमुच में जैसा मो शुआनू ने सोचा था, उसने उस जगह को पूरी तरह से आग लगा दिया। बाहर खड़े वॉर कर रहे वैन चाओ और वेंजुलियो जब ये देखते हैं तो वो भी शॉक हो जाते हैं कि अंदर अचानक से ये आग कैसे लग गई। अब उन लोगों का ध्यान भी थोड़ा सा चुकता है। इसी बात का फ़ायदा उठा के नी मिंज उन पर काफ़ी बुरी तरह से अटैक करते हैं। अब वो लोग भी वहाँ से जान बचा के भाग जाते हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं अब लड़ने का, क्योंकि वो तो सिर्फ इस बोतल को बचाना चाह रहे थे जो ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है। तो क्या करेंगे वो लड़के? वो उन्हें के कौन सा इस ब्रॉथल में कोई अपना था? वो तो सिर्फ अपने शौक के लिए इस ब्रॉथल को चलवा, उन्हें कौन सा किसी से पर्सनल कोई प्यार था, इसलिए वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अंदर मो शुआनू जिंगयाओ के साथ जल जाता है। हाँ, वो जिंगयाओ को वहाँ से बाहर निकलने ही नहीं देता और ज़बरदस्ती उसे रोकने के चक्कर में खुद भी उस ब्रॉथल के अंदर जल जाता है। पूरा ब्रॉथल बर्बाद हो जाता है। वहीं नी मिंज अपने भाई के लिए इधर उधर ढूंढ रहे हैं, चीख रहे हैं, हुसैन हुसैन नी हुसैन कर करके
चीख रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कहीं उनके भाई के साथ भी कुछ ना हो गया। वहीं दूर उनका भाई एक दूसरे ओमेगा के साथ लड़खड़ाता हुआ दगा दगा करता हुआ चुप शोर मचाता हुआ आ रहा है, जिसे देख के पूरे के पूरे जितने भी नी क्लैन के लोग थे वो उस तरफ जाते हैं। तो देखते हैं कि मतलब विंग और नी हुसैन नी मिंजे की साइड है। नी मिंजे दौड़ के अपने भाई को गले लगा देते हैं और प्यार उसे हल्का सा प्यार करते हैं, उसके सर को सहलाते हैं, उसे चेक करते हैं और फिर गुस्से में उसे एक धड़ाम करके उसके सर पे टपली मारते हैं। बदतमीज हो तुम्हें किसने बोला था कि तुम क्लैन से बाहर यहाँ आ जाओ? तुम ग्रैंड क्लैन में आए कैसे और तुम यहाँ पहुंचे कैसे? पहले मुझे ये बताओ। इससे पहले उसे और डांट पड़ती नी मिंजे से इससे पहले नी हुसैन एकदम से टॉपिक चेंज करता लगा, अब मुझे घर पे बाद में डांटना, पहले हमें इसे देखना चाहिए, ये बहुत कमज़ोर है, देखिए ये ऑलमोस्ट बेहोश वाली हालत में है। वो विंग की तरफ ध्यान देते हुए बोलता है जो सचमुच में अभी नी हुसैन के कंधे पे मतलब एक तरीके से लेटा सा ही है, जिसे देख के नी मिंजे एकदम से उस पर्सन ओमेगा को देखते हैं और फिर विंग मतलब नी हुसैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कौन है ये? दगा, इसी ने मुझे बचाने की कोशिश की, इसी ने मुझे बाहर निकलने में मदद करी, यही है जिसके कारण मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुरुआत से इसी ने मुझे सेव कराया। दगा, मुझे लगता है ये भी मेरी तरह यहाँ फंसा हुआ था, इसके साथ भी कुछ गलत हुआ था, पर हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, हम इसे अपने साथ लेके चलते हैं। ये बोल के नी मिंजे उस ओमेगा को अपने साथ ही ले आते हैं। नी मिंजे जब वह मतलब अपने क्लैन पहुंचते हैं तो देखते हैं उनका मेट, उनका ओमेगा बड़े परेशानी में बिल्कुल उनके महल के बाहर उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहा है। ये लान शिचैन है जो डार्क ब्लू कलर के हानफू में तैयार है। अब उनके सर पे फोरहेड रिबन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा क्राउन टाइप है, यानी मुकुट टाइप है जो उनके हेयर स्टाइल के साथ लगाया हुआ है। वो देखने में इस समय परेशान लग रहे हैं, लेकिन उनकी ब्यूटी उतनी ही ज़्यादा श्योर लग रही है। हाँ, लान शिचैन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा है और इस समय वो कितनी परेशानी में अपने परिवार यानी अपने मेट और अपने ब्रदर इन लॉ का वेट कर रहे थे, इसीलिए वो यहाँ पे परेशानी में है। वो जैसे ही देखते हैं कि नी मिंजे और नी हुसैन आ रहे हैं, वो दौड़ के उनकी तरफ दौड़ते हैं और एकदम से बोलते हैं हुसैन तुम ठीक हो ना? एकदम से वो हुसैन को चेक करने लगता है। हुसैन एकदम से हाँ गगा करके दौड़ के शिचैन के पास आता है और शिचैन के प्यार से गले लगा के फिर तुरंत शिचैन के पीछे छुप जाता है, क्योंकि उसे अभी नी मिंजे की डांट से सिर्फ शिचैन ही बचा सकते हैं। अधिकतर नी हुसैन को सिर्फ नी मिंजे से शिचैन बचा पाते हैं, इसलिए अभी भी वो बेचारा सोच रहा है। लेकिन इस बार तो बिल्कुल भी शिचैन उसकी साइड ना लेकर गुस्सा करते बोलते हैं आज तुम्हें तुम्हारे दगा से कोई नहीं बचाएगा, मैं भी नहीं। बिना किसी को बताए तुम वेंकलैंड कैसे गए और क्यों गए मुझे भी जानना है। मैं इस बात पे अब मतलब बेचारा नी हुसैन अपने आप को बचाते हुए कहता है दगा की तरह आप भी मुझे बाद में डांट लेना, पर पहले आप मेरे दोस्त के बारे में सोचो ना, देखो वो दगा और हमारे साथ आया, हमें उसे हिलर को दिखाना चाहिए। नी हुसैन तुरंत बोलता है, जिससे आप शिचैन का ध्यान भी उस तरफ जाता है जहाँ पे कुछ लोग एक स्ट्रेचर टाइप में विंग को लेकर आ रहे हैं। विंग एक बेहोशी में है, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई भी बता सकता है कि ये पर्सन कितने टाइम से इस जोन में था। उसके चेहरे पे नील पड़े हुए हैं, उसके शरीर पे नील पड़े हुए हैं, उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं है, इसलिए उसके चेहरे की स्किन बिल्कुल उसकी हड्डियों से मैच हो गई है। उसकी शरीर कितना कमज़ोर है ये देख कर ही कोई बता सकता है कि इस पर्सन को शायद मुश्किल से ही खाना मिलता होगा। इस हालत में इस ओमेगा को देख के शिचैन के मन में एक अजीब सा पेन होता है, पता नहीं क्यों इस ओमेगा को ऐसे देखकर शिचैन के मन में बहुत दर्द होता है। वहीं नी मिंजे भी शिचैन के चेहरे का इस दर्द को देखते हैं और कहते हैं तुम चिंता मत करो शिचैन, वो ठीक हो जाएगा, हम हीलर को तुरंत बुलाएंगे। मैं जानता हूँ तुम कभी किसी को पेन में नहीं देख सकते, आज भी तुम्हें इसे देखकर बहुत पेन हो रहा है, पर तुम टेंशन मत लो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इस बात पे शिचैन इस अपने अल्फ़ा की तरफ देखते हैं, अब बोलते हैं आई नो अल्फ़ा, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस पर्सन से एक अजीब सी अटैचमेंट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन कोई अपना सा है। तो चलो इसके होश में आने का वेट करते हैं, तब हमें पता चल जाएगा ये कौन है। अभी तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ये बोलने के बाद वो लोग विंग को हीलर के पास मतलब एक मेडिकल रूम में ले जाते हैं जहाँ हीलर भी होते हैं। हीलर बहुत अच्छे से विंग को ऑब्जर्व करते हैं और फिर बोलते हैं कि सचमुच में इस ओमेगा की बहुत बुरी हालत है। इस ओमेगा ने कई टाइम से ठीक से खाना नहीं खाया। इसकी बॉडी के ये नील बताते हैं
कि ये इसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा भी जाता था। इतना ही नहीं, ये बेहोशी में भी बार बार घबरा के चीख रहा है, उठ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेंटली भी किसी ट्रॉमा में है। और सबसे बड़ी बात, ये ओमेगा प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद उन लोगों को बहुत शौक लगता है। क्या विंग प्रेग्नेंट है? ये चीज़ तो अभी तक विंग को भी शायद पता नहीं है, लेकिन अब शिचैन और नीमिंजो को पता है। उन लोगों को जब पता चलता है कि एक प्रेग्नेंट ओमेगा के साथ इतना सब कुछ गलत हुआ है, क्या पता उस ब्रॉथल में इसके साथ ही रेप हुआ हो और तभी ये प्रेग्नेंट हुआ हो। ये बात सोचते ही शिचैन का मन तो बहुत ज़्यादा दर्द में आ जाता है। वो तो ऑलमोस्ट रोने लगता है। और ऐसा ही हाल कुछ नी हुसैन का होता है। नी हुसैन भी रोते हुए अचानक से शिचैन को गले लगा लेता है और बोलता है, अच्छा हुआ ना मैंने गगा को सही टाइम पे मैसेज भेज दिया था, पता नहीं मेरे साथ क्या होता। आपको पता है गगा, यही था जिसने मुझे वहाँ पे सेव किया। अगर ये इसके अलावा अगर मेरे पास कोई और आ जाता ना तो क्या पता मेरे साथ क्या होता। वो तो इस पर्सन ने मेरे पास आके मुझे बचा लिया। गगा ये ठीक हो जाएगा ना, इसका बेबी ठीक होगा ना? गगा क्या इसके साथ कुछ गलत हुआ होगा तभी इसकी ये हालत हुई है? इस तरह से नीम हुसैन की बातों से कहीं ना कहीं शिचैन का मन भी बहुत दर्द में है। उसे तो इस पर्सन को, इस स्ट्रेंजर के लिए पहले से ही बहुत अपनेपन की फीलिंग हो रही थी। और अब इस स्ट्रेंजर ने इतना सब कुछ सहा है, ये सुन के तो शिचैन के मन को भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो तुरंत हुसैन को संभालता है और बोलता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। इसके साथ क्या हुआ है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अब हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे। हमारा इसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है तुम्हें सेव करने का। इसलिए इस पर्सन के होश में आने के बाद हम इसका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। इस बात पे नीमिंजे भी अपने उम्मीद की हम बात पे एग्री करते बोलते हैं, तुमने सही कहा शिचैन, अब हम इस पर्सन को बहुत ध्यान रखेंगे। वो हीलर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, हमें क्या करना चाहिए? आप हमें आज सब कुछ अच्छे से समझाइए, कैसे इसका ध्यान रखना है, क्या कुछ करना है। इस बात पे हीलर बोलता है, वैसे तो शुरुआत हमें इसे अच्छे खाने और पोषण से देनी चाहिए, इसे अच्छा खिलाना चाहिए, इसे जितना हो सके उतना रेस्ट करवाना चाहिए। ये चोट और घाव जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा गहरी कोई चोट नहीं है, लेकिन हाँ जितनी भी चोट है उन पे हम आराम से मतलब हीलर बताते हैं कि हम दवाई लगाएंगे। इसके अलावा इनकी मेंटल हेल्थ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पहले तो जानना पड़ेगा ये किस कारण इतने ट्रॉमेटाइज हैं, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इनका नाम क्या है? हीलर एकदम से पूछता है तो सब लोग नी हुसैन की तरफ देखते हैं। नी हुसैन याद करता है, इसे तो मौका ही नहीं मिला कि इस पर्सन का नाम जान सके। नीसन बोलता है, मुझे नहीं पता, चलिए जब ये होश में आएगा तभी जान लेंगे। ये बोलने के बाद वो हीलर जो काफ़ी एजेड है वो विंग के ध्यान में लग जाता है। ये सब लोग विंग के होश में आने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे अभी विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को फील जब कर रहा है हीलर, वो आइडिया भी देता है कि इनको जल्दी रिकवर करने के लिए इन्हें स्पेशल मतलब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देनी चाहिए। हैरानी की बात तो यह है कि जब नी हुसैन और नी मिंजे विंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे हैं तो विंग की बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। इन शॉर्ट जैसे वो कोशिश कर रहे हैं तो बहुत कम ही एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन जब शिचैन उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे हैं तो विंग की बॉडी उसे बड़े आराम से एक्सेप्ट कर रही है और धीरे धीरे रिकवर भी कर रही है, जिससे हीलर भी शॉक है। इवन खुद शिचैन भी शॉक है, लेकिन शिचैन नहीं जानते क्यों, शायद हो सकता है कि ऐसे ही विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही हो। यही सोच के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी शिचैन विंग को देने लगते हैं। 2 दिन तक ये शिचैन ऐसे ही करते हैं। वो खाना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर घंटों तक विंग के पास बैठ के उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देते हैं। विंग इस बीच में सिर्फ एक बार होश में आया था, जिसमें वो कुछ बोल नहीं पाया था, बस आंख खोली थी, इधर उधर देखा था और फिर दोबारा से बेहोश हो गया था। अब विंग को 2 दिन बाद अपनी बॉडी में बहुत अच्छा महसूस होता है। उसे वहीं कुछ भी पेन महसूस नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि उसकी वो गोल्डन कोट जिसे वो बहुत दिन से लॉक्ड महसूस करता था, आज वो भी उसे फील हो रही है। तो वो धीरे से आँख खोलता है तो देखता है ये सराउंडिंग बिल्कुल अलग है। ये एक हीलर मतलब एक हीलर का कमरा लग रहा है, मेडिकल रूम टाइप लग रहा है, जिसमें वो देखते हैं कि सामने बहुत सारी मेडिसिन्स रखी हुई हैं और साइड में एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जो बेशांति से विंग के पास बैठ के उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा है। विंग के पास बैठा हुआ ये पर्सन विंग को बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। क्यों से इसकी एकदम से इस पर्सन को देखते ही लंजा की याद आ गई। ये चेहरा, ये फीचर्स बहुत ज़्यादा लंजा से मिलते हुए लग रहे हैं। क्या ये पर्सन लंजा से जान पहचान का है? कौन है ये इतना ब्यूटीफुल, बिल्कुल लंजा जैसा, वैसी ही आंखें, वैसी ही फीचर्स, बस थोड़ा सा अंतर है, वरना देखने में ये बिल्कुल लंजा की ट्विंस की तरह ही लग रहा है।
कौन है ये? या विंग कोई सपना देख रहा है कि उसे लंजा जैसे लोग दिख रहे हैं? तो क्या हो गया है विंग को? विंग इससे पहले कुछ रिएक्ट करता, हीलर अंदर आता है तो देखता है विंग थोड़ा जगा हुआ है और वह शिचैन की तरफ देख रहा है। तो एकदम से अरे तुम्हें होश आ गया? जिससे शिचैन भी अब अपनी आँख खोल के विंग की तरफ देखते हैं। पर ये पर्सन उसका लंजा नहीं है, क्योंकि इस पर्सन की आंखें गोल्डन नहीं है जैसे उसके लंजा की है। इस पर्सन की आंखें अलग हैं। यही शायद सबसे बड़ा डिफरेंस है जो शिचैन और वांगजी में है, क्योंकि वांगजी की आंखें गोल्डन है जो शिचैन की नहीं है। इसलिए जब शिचैन विंग की तरफ देखते हैं और अपने चेहरे पे पूरी स्माइल करते बोलते हैं, कैसा लग रहा है अब तुम्हें? क्या तुम्हें थोड़ा बेटर फील हुआ? जिस बात पे विंग इधर उधर देखता है तो देखता है पीछे से वही पे ओमेगा जिसे वो उस दिन ब्रॉथल में मिला था, यानी नी हुसैन आ रहे हैं अपनी दगा यानी नी मिंजे के साथ में। नी हुसैन विंग के पास आते गए, अरे तुम्हें होश आ गया? पता है 2 दिन से हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान थे, कैसा लग रहा है अब तुम्हें? विंग को महसूस होता है कि शायद अब वो नीकलैंड में है और अब वो सेफ है, उस ब्रॉथल में नहीं है। इसलिए वो अपने आप को रिलैक्स करते बोलते हैं, मुझे पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं ठीक हूँ। अरे हम सब तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। एकदम से नीमिंजे बोलते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? और तुमने मेरे भाई की मदद करी उसके लिए धन्यवाद। विंग अब वो कुछ सोच के बोलता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे अच्छे से याद है नीमिंजे के भाई मतलब नीमिंजे की शादी वांगजी के भाई से हुई है। यानी ये पर्सन जिसे विंग अभी देख रहा था, जो सचमुच में उसे वांगजी मतलब एक तरह से विंग का को सेम लग रहा था ना वांगजी जैसा, वो कोई और नहीं बल्कि वांगजी के भाई ही हैं। ये जानने के बाद विंग थोड़ा घबरा जाता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी जाने कि ये वही विवशान है जिसे लांग वांगजी ने रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए वो थोड़ा घबराते हुए और कुछ सोच के अपना नाम मो शुआनु बताता है। मेरा नाम मो शुआनु है बोलता है। जिस बात पे शिचैन बोलते हैं, मो शुआनु अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें पता है तुम प्रेग्नेंट हो और तुम कुछ ठीक से खाते भी नहीं थे। ये तुम्हारे बेबी और तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता था। जब विंग ये बात सुनता है तो उसकी आंखें शौक में बड़ी हो जाती। क्या विंग प्रेग्नेंट है? विंग प्रेग्नेंट है? विंग के लिए ये चीज़ इतना बड़ा शौक थी जैसे उसकी अब पूरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। कुछ समय पहले विंग दिन रात अपने आप के मरने की दुआएं मांगता था, बस यही चाहता था कि वो किसी तरह से यहाँ ख़त्म हो जाए। ये पेनफुल लाइफ वो नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके अंदर एक लाइफ है। ये सुन के विंग को अचानक से एक अजीब सी सेंसेशन होती है। उसकी आंखों में कब आंसू आ जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता और उसका हाथ ऑटोमेटिकली कब उसकी बैली पे आ जाता है उसे महसूस नहीं होता। विंग अब आंसू भरी आंखों से एक बार अपनी बैली की तरफ देख रहा है, महसूस करने की कोशिश कर रहा है। जिस बात पे हीलर बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारा बेबी बिल्कुल हेल्दी है, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे बॉडी में तो मतलब कुछ स्पेशल एनर्जी मैंने फील करी है। शायद तुम्हारा बेबी तुम्हें सेव कर रहा था। तुम्हें पता है ये एक मेरिकल चाइल्ड है। ये ऐसे बेबीज बहुत सालों में एक बार होते हैं। जो तुम्हारा बेबी है ये शायद जब से तुम्हारे साथ है तुम्हें सेव कर रहा है। यही कारण है कि अब तक तुम्हारी बॉडी की कोई भी चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, पर हाँ शायद मेंटली तुम बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा बीमार महसूस कर रहे हो। क्या तुम हमें अपने साथ हुई हुए इंसिडेंट के बारे में कुछ बताना चाहोगे? अब हीलर जो बहुत समझदार हैं और एक तरीके से काफ़ी एजेड हैं, वो विंग से प्यार से बात करते हैं। विंग उस हीलर की तरफ देखता है और अब वो सारी बातें याद करने लगता है। अब उसे समझ में आ रहा था क्यों कोई भी अल्फ़ा उसे टच नहीं कर पा रहा था, क्यों कोई भी अल्फ़ा या कोई भी यहाँ तक कि वांग जिंगाओ भी उसे हार्म नहीं कर पा रहे थे। उसे मेंटली तो बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन फिजिकली वो लोग उसे हार्म नहीं कर पा रहे थे, सेक्सुअली उसे हरास नहीं कर पाए। उसका कारण यही था कि उसका ये बेबी उसे सेव कर रहा था। विंग का बेबी अभी इस दुनिया में आने से पहले ही उसके लिए प्रोटेक्टिव शील्ड बन के खड़ा हुआ था। ये सोच के विंग का दिल बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के प्यार में भर जाता है। कितनी हैरानी की बात है ना, कहाँ विंग को उसे सेव करना चाहिए था, लेकिन वो मासूम सा बच्चा विंग को सेव कर रहा था। ये सुन के विंग के आंखों से आंसू बहते हैं और वो रोते हुए अपने बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि वो एक मैरिड ओमेगा था, लेकिन किसी कारण उसके अल्फ़ा ने उसे छोड़ दिया। उसके अल्फ़ा और उसकी अल्फ़ा की फैमिली ने उसे चांस भी नहीं दिया उसकी गलती को एक्सप्लेन करने का, और उसके बाद उसे उसके क्लैन से धक्के मार के निकाल दिया गया। उसके बाद वो बेहोश हो गया और जब उसकी आंखें खुली तो वो इस बोतल में था
उसके बाद उस बोतल में उसे कोई टच नहीं कर पाता था। जिस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन उसे मार पीट के, खाना ना दे के, फिजिकली मतलब सेक्सुअली उसे इस तरीके से हरास करके निकाली जाती थी। उसे कई घंटों तक लोगों के साथ ये सब होते हुए देखना पड़ता था, जिसके कारण उसे कई बार नींद भी नहीं आती थी। ये सब सुनने के बाद कमरे में बाकी 3 लोग जो खड़े हुए हैं, उनकी भी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। शिचैन तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और आगे आके विंग को गले लगा के उसकी कमर को सहलाने लगते हैं। ये 18 साल की उम्र का मासूम सा ओमेगा इतना सब कुछ सहा, इसकी क्या गलती थी? शिचैन जो नहीं जानते कि ये गलत करने वाले उसी की फैमिली वाले हैं, मन में उस फैमिली को कर्ज कर रहा है जिसने विंग को इस तरीके से निकाल दिया। क्या इतनी बड़ी गलती थी इस ओमेगा की, जो इसके अल्फा ने इसे एक चांस भी नहीं दिया इसकी बात प्रूव करने का, और ऐसे प्रेगनेंसी में से धक्के मार के निकाल दिया। ये सोच के शिचैन के मन में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो प्यार से विंग को सलाहते हैं और बोलते हैं तुम मत रो और बिल्कुल भी अब उन बातों के बारे में मत सोचो। वो परिवार तुम्हारे लायक नहीं था, वो अल्फा तुम्हारे लायक नहीं था जो अब तुम हमारे साथ हो। जिस तरीके से नीहुसैन हमारा छोटा भाई है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, और आज के बाद तुम्हारा ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये तुम्हारे शिचैन काका तुमसे प्रॉमिस है कि अब तुम्हें सेव करना, तुम्हारे बेबी को सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सोचो उस मासूम से बच्चे के बारे में जो तुम्हारे लिए अभी से ही फाइट कर रहा है। क्या तुम उसके लिए नहीं जीना चाहोगे? क्या तुम उसके लिए फाइट नहीं करना चाहोगे? ऐसे रोके अपने आप को हार्म करके तुम उस बच्चे को हार्म पहुंचा रहे हो। ये चीज़ याद रखो। विंकी जब ये बात सुनता है तो उसके आंसू अब थोड़े से रुकते हैं। वो इमोशनली वही शिचैन के पास से करता है। ऊपर से शिचैन की ये स्मेल, हाँ शिचैन की स्मेल भी थोड़ी थोड़ी सैंडलवुड स्मेल से मिक्स ही है। शिचैन की स्मेल ओमेगा स्मेल है, ओमेगा की स्मेल कई बार मिक्स होती है उसके अंदर। उसके फादर की स्मेल यानी सैंडलवुड स्मेल और थोड़ी सी हल्की सी एक कैरेमल की स्मेल है, जिसके कारण विंक इस शिचैन का हक बहुत ज़्यादा वार्मनेस फील करवा रहा है। शायद आज शिचैन के पास आके बहुत दिन बाद विंक को बहुत कामिंग फील हो रहा है, इसलिए वो ऐसे ही आंखें बंद करे हुए शिचैन की बाहों में ही दोबारा से सो जाता है। शिचैन महसूस करते हैं कि वो रोते रोते उसी की बाहों में सो गया, तो शिचैन उसे प्यार से लिटा देते हैं और फिर हीलर की तरफ देखते हैं। हीलर बताता है कि शायद फिजिकल से ज़्यादा मेंटली ये पर्सन अपसेट है, लेकिन अब हम सबको मिलके इसका ध्यान रखना है। इसी काम में लग जाते हैं शिचैन, नीहुसैन और नीमिंजे। अब ये तीनों विंग का बहुत ध्यान रख रहे हैं। जब विंग को होश आया तब से शिचैन विंग के पास है। शिचैन अपने वादे के पक्के रहे, उन्होंने विंग को अपना भाई माना है, तो बिल्कुल वो अपने भाई की तरह ही विंग का ध्यान रखते हैं। विंग का खाना, विंग का रेस्ट करना, विंग की एक्सरसाइज, विंग को मैं एक तरह से ही मेडिटेशन करवाना, सबका ध्यान शिचैन ने पूरी तरह से रख दिया। शिचैन एक तरीके से विंग के भाई के साथ साथ विंग की माँ भी बन गया। वो विंग को समय पर डांट भी लगाते हैं। वहीं नीहुसैन के रूप में विंग को एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। विंग और नीहुसैन पूरे दिन मस्ती करते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। नीहुसैन भी विंग का बहुत ध्यान रखता है। वहीं नीमिंजे एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पर्सन है। वो ऊपर से जितने हार्ड दिखते हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। विंग देखता है किस तरह से नीमिंजे उसका मतलब नीहुसैन का और अपने ओमेगा का ध्यान रखते हैं। उन दोनों के प्यार भरे मूवमेंट देखकर विंग को वांगजी की याद भी आती है और उसकी आंखों में आंसू भी आते हैं। उसका अल्फा भी तो इतना ही केयरिंग और प्यारा था, फिर उस दिन क्या हो गया था जो उसके अल्फा ने उसे एक मौका नहीं दिया और अपनी ज़िंदगी से ऐसे बाहर निकाल दिया। कुछ समय पहले तक तो उसका अल्फा उसे कितना प्यार करता था। क्या हुआ था उस दिन? बेचारा विंग वो बातें याद करता है, लेकिन जब भी कोई उससे उस बारे में बात करने की कोशिश करता है, खासकर शिचैन, नीहुसैन, तो वो बिल्कुल भी उस बारे में बात नहीं करता। ये दोनों भी शायद समझ गए हैं कि विंग उस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है। धीरे धीरे विंग को अब यहाँ पे 2 महीने और हो गए हैं, यानी अब विंग एक 4th मंथ प्रेग्नेंट ओमेगा बन चुका है। उसकी टमी बहुत कम शो हो रही है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा पहले से हेल्दी दिख रहा है। उसका चेहरा पहले की तरह चबी चबी सा हो गया है। अब शायद उसने पहले से भी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। वहीं उसके चेहरे पे बहुत ग्लो भी है और उससे ज़्यादा अब वो पहले की तरह स्माइल भी करता है, जो स्माइल कई महीने बाद यानी करीबन 1 महीने बाद इन लोगों को देखने के लिए मिली थी। इस मासूम से ओमेगा के फेस पे स्माइल देख के शिचैन को मन में बहुत खुशी हुई थी। 4 महीने में विंग की लाइफ में इतना सब कुछ हो गया। वहीं दूसरी तरफ लैंड क्लैन का बहुत बुरा हाल है। लैंड क्लैन में तो इस समय बड़े बड़े हीलर्स को बुलाया जा रहा है। चारों तरफ हफड़ा तबड़ी मची हुई है। सब लोग अपने सेक्ट लीडर के लिए दिन रात विश कर रहे हैं, क्योंकि उनके सेक्ट लीडर एक डीप स्लीप में चले गए हैं। हाँ, वांगजी एक कर्स में बंध गया है।
वांग जी पिछले 4 महीने से एक डीप स्लीप में है। उसकी बॉडी अब धीरे धीरे पूरी तरह से बदल रही है। उसकी नसें भी अब काली हो गई हैं। हाँ, आज इस जो विंग के हीलर सॉरी वांग जी के हीलर सुबह उसे चेक करने आए थे। उन्होंने अभी आके कुरैन को बताया है कि उनके सेक्ट लीडर की हालत दिन पे दिन और बिगड़ गई है। लांग वांग जी को जो भी कर्ज लगा है अब वो पूरी तरह से लांग वांग जी को अंदर से खा रहा है। कुछ महीने में शायद लांग वांग जी हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देंगे। ये बात सुनने के बाद अब मैडम लैन अपने घुटनों पर बैठ के जोर जोर से रोने लगती हैं। पिछले 4 महीने से मैडम लैन काफ़ी कोशिश कर रही हैं वांग जी के इस कर्ज को तोड़ने के बारे में, लेकिन सही से इस कर्ज के बारे में वो भी नहीं जानती। वो अब जब रो के चीखना शुरू करती हैं तो अब कुरैन उन्हें संभालते हैं और तुसीलर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तो किसी कर्ज ब्रेकर को बुलाओ, कुछ भी करो, पता करो कैसे ये ठीक हो सकते हैं। हम अपने सेक्ट लीडर को ऐसे अलविदा नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। इस बात पे अब मैडम लैन रोते बोलती हैं तुरंत शू क्लैन से शुयांग की मदर को बुलाया जाए। जिस बात पे मलान कुरैन शॉकिंगली उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि वो कोई कर्ज ब्रेकर नहीं है जो उन्हें बुलाया जाए। अब मैडम लैन बोलती हैं लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस कर्ज के बारे में जानकर भी अनजान बनी हुई थी। मुझे पता है ये मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने खुद अपने बच्चे को एक डेथ की कगार पे ले आई हूँ। अभी उन्हें बुलाया जाए और साथ में लैन क्लैन के कर्ज ब्रेकर को भी बुलाया जाए। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जिस बात पे लान कुरैन समझ नहीं पा रहे हैं मैडम लैन ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन वो ये कर रहे हैं। कुछ ही देर में वांग जी के रूम के अंदर जिनशी के अंदर सब लोग आ गए हैं। शुयांग की मदर, मैडम लैन, लान कुरैन और लांग क्लैन के वो कर्ज ब्रेकर। जब सब लोग यहाँ खड़े हैं तो अब शुयांग की मदर पहले वांग जी को देखती हैं। वो देख रही हैं कि कैसे धीरे धीरे करके वांग जी की नसें ब्लैक करने लगी हैं। अब वो उसके फेस के पास भी आ रहे हैं। ये कर्ज पूरी तरह से अब वांग जी को अंदर से खा रहा है। ये देख के अब वो गुस्से में मैडम लैन की तरफ देखती हैं और बोलती हैं इतने दिन बाद आपको मेरी याद आई, जब आपको मेरी ज़रूरत थी तब आपने मुझे तुरंत बुला लिया, और अब अपने बेटे की इस हालत के बाद भी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया। जिस बात पे अब कुरैन मैडम लैन और फिर उधर देखती हैं और मैडम लैन बोलती हैं क्योंकि मैं अपनी नफरत में पागल हो गई थी। मैं अपनी तरफ से कोशिशें करे जा रही थी, लेकिन ये बात मानना ही नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को कर्ज देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ है। इस बात पे अब कुरैन शॉकिंगली मैडम लैन की तरफ देखते हैं और फिर शुयांग की मदर की तरफ देखते हैं। शुयांग की मदर बोलती है मुझे नहीं तो आपको पहले ही समझाया था, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। मैं जानती हूँ आप वी वुशान को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब किसी और को नफरत करते करते आप खुद के बेटे की जान ले सकती थी, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। अब लान कुरैन वी वुशान की बात सुन के शॉकिंगली शुयांग की मदर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं आप वी वुशान का नाम क्यों ले रही हैं। वी वुशान यहाँ नहीं है और उसका इस कर्ज से कुछ लेना देना नहीं है। इस बात पे अब मैडम लैन रोते हुए बोलती हैं लेना देना है क्योंकि मैंने ही ये कर्ज वी वुशान के कारण वांग जी को दिया है। मैंने वांग जी की लाइफ को बर्बाद कर दिया। अब लान कुरैन कुछ समझ तो पा नहीं रहे, लेकिन गुस्से में बोलते हैं बहुत हो गया ये नाटक, मुझे सब कुछ सच जानना है। और वो कर्ज ब्रेकर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं आप पूछिए इनसे क्या कर्ज है जिससे जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकाला जाए। अब शुयांग की मदर बोलती है इसका सोल्यूशन तो सिर्फ वी वुशान ही है। आपकी माँ से लैन फॉरेन ने अपने बेटे को वी वुशान से दूर रखने के कारण मुझसे एक कर्ज बनवाया था, या ये कह एक ऐसा हिट वाला पोर्शन बनाने के लिए दिया था जिससे अगर कोई अल्फ़ा और ओमेगा एक दूसरे को पसंद नहीं करते और फिर भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो एक दूसरे से वो अट्रैक्शन ख़त्म कर लेंगे। लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे के मेड हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे के मतलब एक तरह से बॉन्डेड हैं, तो उस कर्ज के को तो अगर उन्हें इस कर्ज के थ्रू या इस पोर्शन के थ्रू अलग करने की कोशिश करी तो वो अल्फ़ा के ऊपर सारा कर्ज आ जाएगा। उस पर अल्फ़ा के अंदर की एक तरह से सोल धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। जितना प्यार वो अल्फ़ा उस ओमेगा को करता होगा उतना ही वो कर्ज स्ट्रॉन्ग उस अल्फ़ा को लग जाएगा। आपका लांग वांग जी शायद विंग की तरफ अट्रैक्टेड नहीं था मैडम लैन, बल्कि वो वी वुशान को पसंद करता था
वो उसे अपना सोलमेट मांगता था। इसी कारण लांगवांग जी के अल्फा को ये कर्ज लग गया और अब लांगवांग जी का अल्फा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। उसका जितनी जल्दी ये कर्ज बढ़ता जाएगा उतनी ही जल्दी लांगवांग जी इस दुनिया को अलविदा कर देगा। तो कैसे तोड़े ये कर्ज, कुछ बताइए ना। जब आप इस कर्ज के बारे में इतना सब कुछ जानती हैं तो कुछ बोलिए। आप नानकुरैन अपने ऊपर काबू ना करते हुए, रोते हुए, रिक्वेस्ट करते बोलते हैं। इस बात पे वो लेडी यानी शियंग की मदर लानकुरैन की तरफ देखती है और बोलती हैं, इसके ओमेगा को इसके पास ले आओ। इसके ओमेगा को इसके पास लाने के बाद ही कुछ होगा। जब ये अल्फ़ा महसूस करेगा कि उसका ओमेगा उसके पास है तो दोबारा से शायद ये अल्फ़ा जीने की कोशिश करे। हम इस कर्ज को तोड़ने के लिए पहले इसके ओमेगा का इसके पास लाना ज़रूरी है, उसके बाद हम बाकी कुछ करेंगे। जब ये बात अब लानकुरैन सुनते हैं तो बोलते हैं, आप ये बात जानते थे। अब वो मैडम लैन की तरफ घूर घूर के देखते हैं। आप ये बात बहुत पहले से जानते थे कि वांग जी को आप ही ने ये कर्ज दिया है और विंग के आने से वो ठीक हो सकता था, लेकिन आप तब तक चुप रहीं। सचमुच में आपको इतनी नफरत थी उस मासूम ओमेगा से। क्या बिगाड़ा था उसने आपका? उसने तो कुछ गलत नहीं किया था। क्या यही थी उसकी गलती कि वो आप चांसा सरन का बेटा था? पहले पूरी जिंदगी उसने वी चांसे का बेटा होके जियांग क्लैन में दर्द सहा और शादी के बाद आपकी वजह से उसने चांसा सरन का बेटा होके दर्द सहा। क्या गलती है उसकी? क्या उसने खुद अपने माँ बाप चूज किए थे? नहीं ना, उसे तो भगवान ने वो माँ बाप दिए थे। पर उस बेचारे ने दोनों बार भुगता, एक बार पिता का दुख और एक बार माँ का दुख। पर आपने एक बार भी उस इंसान पे तरस नहीं खाया। मैंने आपको बताया था वी चांसे का बेटा होने के कारण मैडम यूज के साथ कैसा व्यवहार करती थी, फिर भी आपका दिल नहीं दर्द आया उस बेचारे बच्चे के लिए, जो आपने उस बच्चे को इस तरीके से वांग जी से दूर कर दिया। और क्या मिला आपको? मिल गया आपको खुशी। देखो अपने बेटे की हालत। और अब भी आपने अपनी नफरत में ये बात हमें इतने बाद में बताई। अब कहाँ से ढूंढूं मैं विभूषण को? 4 महीने से वो कहाँ है हमें कुछ पता नहीं। ये बोलने के बाद लानकुरैन गुस्से में मैडम लैन को अपनी गिल्ट पे मतलब पछताने के लिए छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे वो हिलर और यांग की मदर भी निकल जाते हैं। अब मैडम लैन अपने घुटनों पर बैठ के जोर जोर से रोने लगती हैं। क्या सचमुच में उनका बेटा इतना प्यार करता था विभूषण को? क्या उस प्यार के कारण ही आज उनका बेटा मर रहा है? क्या सचमुच में विंग से जितना प्यार करता था वांग जी उतना ही गहरा कर्ज लग गया है वांग जी को? क्या उस दिन उनसे इतनी बड़ी गलती होगी कि वो हमेशा के लिए अपने बेटे को गवा देंगी? तो यही बातें सोच रही हैं और आज का पार्ट यहीं रुकता है। थैंक यू।